अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटमेंट, अजम्पशन, शेड्यूल और ग्राफ, इनकी मदद से लॉ ऑफ डिमांड को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया था और वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ था लॉ ऑफ डिमांड पर। आज आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। उमूमी तौर पर शॉर्ट में आपके पास ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। तो पहले हम आते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की तरफ कि दरअसल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से डिमांड थ्योरी में क्या मुराद है। तो पहले हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम मूव करेंगे चेंज इन डिमांड की तरफ। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दरअसल हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड को ही एक्सप्लेन कर रहा है। डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंजेस with the change in price, यानी हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है, जो मिकदार तलब है, वो चेंज हो जाए प्राइस के चेंज होने से, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। वो तमाम फैक्टर्स जो हमारी क्वांटिटी डिमांड पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं अदर देन प्राइस, जिसको हम अजम्पशंस कहते हैं, उनको हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ नॉन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो ऐसे चेंज को हम नाम दे देंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यानी क्वांटिटी डिमांड में दरअसल जो चेंज आएगा बच्चे, वो चेंज किसकी वजह से आएगा? प्राइस की वजह से आएगा। इसको दूसरा नाम भी देते हैं, आगे लिख देता हूं। इट इज ऑल्सो नॉन एज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व जो है उसका मूव करना। अब कैसे मूवमेंट होगी उसको डिस्कस करते हैं, और प्राइस के चेंज होने से, क्वांटिटी डिमांड के चेंज से यहाँ क्या मुराद है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब प्राइस डिक्रीज हुई तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम हो गया, उसकी रियल इनकम कम हो गई, और उसने डिमांड्स को क्या कर दिया? अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम कर दिया। तो इसको हम नाम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड। और जब आपके पास प्राइस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा खरीदेंगे, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांड। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन जो क्वांटिटी डिमांड में होगी वो हमेशा प्राइस की वजह से होगी, और वो तमाम फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा हमारी डिमांड पर असर करते हैं, वो तमाम अदर फैक्टर्स, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट हो, दे ऑल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी एक्सटेंशन आएगी, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड फैल रही है, आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो प्राइस कम होने की वजह से आएगी। और जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी, सुकड़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो वो प्राइस के बढ़ने की वजह से होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड इस बात को वाज़े तौर पर बयान
करता है। अब इस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को शेड्यूल और ग्राफ की मदद से डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को पहले शेड्यूल से देखते हैं। और हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो मैं यहां रख देता हूं प्राइस ऑफ शुगर और नीचे लिख देता हूं रुपीस पर केजी। यहां मैं लिख देता हूं क्वांटिटी डिमांड ऑफ शुगर केजी पर वीक, यानी पर वीक क्वांटिटी डिमांड शुगर की कितनी डिमांड की जा रही है पर वीक। हमने कहा लेट्स से प्राइस ऑफ शुगर 100 रुपीज थी पर केजी, तो वीकली जो मार्केट डिमांड थी वो 1000 केजी थी। और अब प्राइस ऑफ शुगर लेट्स से 75 हो गई पर केजी। हमने डिमांड्स, क्योंकि प्राइस कम हुई डिमांड्स बढ़ जाएंगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, रियल इनकम बढ़ेगी, आपके नज़दीक शुगर की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अब वो चीप रेट पर मिल रही है, तो आप डिमांड्स को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये हो गया शेड्यूल। इसको आप डिमांड शेड्यूल भी कह सकते हैं या शेड्यूल भी कह दें तो मसला नहीं है। अब इस बात को ज़रा ग्राफिकली देखते हैं, तो हेडिंग दे देता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन that extension and contraction in quantity demand due to price through graph। तो ग्राफ में हमें पता है कि दो एक्सिस होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था। एक आपका कहलाता है वाई एक्सिस। लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि वाई एक्सिस पर प्राइस रखेंगे, ये ओरिजिन का 0 हो गया। एक्स एक्सिस पर रख देंगे क्वांटिटी डिमांड। वैल्यूज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, ये भी बताया था। हमारे पास 100 और 75 है, 75 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 100, यहाँ आ जाएगी 1000 केजी पर वीक और यहाँ आ जाएगी 1200 केजी पर वीक। 75 पर केजी प्राइस थी और 100। अच्छा जनाब, प्राइस 100 रुपये है, आपकी डिमांड 1000 है, 100 को मिला दिया 1000 से, प्राइस 75 हुई, डिमांड 1200 हो गई। 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स पे ड्रॉ कर देते हैं डिमांड कर्व। डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि डिमांड डी से डिनोट होता है। जब प्राइस 100 रुपये है और डिमांड 1000 है, क्वांटिटी डिमांड 1000 है, इसको मैं शो कर देता हूं पॉइंट ए से। और जब प्राइस 75 है, क्वांटिटी डिमांड 1200 है, इसको शो कर देता हूं पॉइंट बी से। नाउ लेट्स सपोज आप इस वक्त हैं पॉइंट ए पर। इसका मतलब है प्राइस 100 रुपये है शुगर की और आपकी डिमांड है 1000। मार्केट में प्राइस कम हो जाती है, एरो आएगा नीचे की तरफ। तो लॉ है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब आपने 1000 से कितने खरीद लिए, 1200। तो दरअसल ग्राफिकली पहले आप इतनी डिमांड कर रहे थे, अब आपकी डिमांड्स क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप देखें ये डिमांड एक्सटेंड हो रही है। तो इसका मतलब आप पॉइंट ए से मूव करके आ गए पॉइंट बी पर, प्राइस गिरी, कम हुई, डिमांड्स, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो ग्राफिकली एक्सटेंशन कब होगा, जब आप पॉइंट ए से मूव होकर कहाँ आ जाएंगे, पॉइंट बी पर। डिमांड 1000 से 1200 हुई और प्राइस कम हुई। तो प्राइस कम हुई तो वाई एक्सिस पर जो है वो वैल्यूज़ नीचे की तरफ आई, क्योंकि वाई एक्सिस को राइज भी कहते हैं, तो प्राइस फॉल हुई है। और एक्स एक्सिस को रन कहते हैं, तो रन का डिस्टेंस बड़ा है, यानी क्वांटिटी डिमांड एक्सटेंड हुई है, इसलिए एक्सटेंशन हो गया। बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, पॉइंट बी पर है 75 प्राइस, 1200 क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गई 1000 हो गई। ऑफ कोर्स आपकी डिमांड्स कम हो जाएंगी और आपकी डिमांड जो है वो 1200 से 1000 हुई, गोया वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सुकर रही है, क्योंकि आपका जो राइज है, प्राइस जो है वो
राइज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो आप बी से कहाँ आ गए, ए पर। तो अगर आप गौर करें तो ए की डिमांड कर्व है, प्राइस फॉल होने से एक्सटेंड हो रहा है और प्राइस राइज होने से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि प्राइस की वजह से आ रही है और ए की डिमांड कर्व है, मूव कर रहा है, तो ये कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अच्छा जनाब, अब आते हैं चेंज इन डिमांड की तरफ। समथिंग टेक्निकल इन चेंज इन डिमांड, वो तो फिर भी लॉ ऑफ डिमांड की तरह था तो बहुत आसान था। ये थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, जरा उसको गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कॉपी सामने रखें और ग्राफ भी दोनों के बनाएं ताकि आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ क्या होगा, व्हेन डिमांड चेंजेस with the change in other factors। अब जो डिमांड चेंज होगी वो अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगी एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। वहाँ अदर फैक्टर कांस्टेंट थे, प्राइस चेंज हो रही थी, यहाँ प्राइस कांस्टेंट होगी और अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। इट इज़ नॉन एज चेंज इन डिमांड और इसी को हम नाम देते हैं चेंज इन डिमांड का। उसका दूसरा नाम था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, तो चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम हो जाएगा शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। इट इज़ नॉन एज, बल्कि उसको मैं बेटर है यूँ कर दूँ कि इट इज़ also known as shifts in the demand curve। तो अब यहां से जो बात मुझे समझ में आई और जो मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूं वो ये है कि अब आपकी जो डिमांड चेंज होंगी वो किसकी वजह से होंगी, अदर फैक्टर्स की वजह से। इट सिंपली मीन्स डैट हम अज्यूम करेंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगी। अब हमारे पास अदर फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिनको हम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम भी है, आपके पास फैशन भी है, वेदर भी है, टेस्ट भी है, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं किसी एक फैक्टर का इफेक्ट देख लेता हूँ डिमांड पर तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं इनकम को देख लेता हूँ, लेट्स से या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी या कंज्यूमर की इनकम कम होगी। नॉर्मल गुड कंसीडर कर लेते हैं तो डिमांड्स इनकम के बढ़ने से बढ़ेंगी और इनकम के कम होने से कम होंगी। अब यहाँ जो वर्ड या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो कही जाती है राइज इन डिमांड। बाज़ बच्चे प्राइस के साथ राइज इन डिमांड लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है एमसीक्यूज में। और बाज़ बच्चे अदर फैक्टर्स के साथ एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी इफेक्ट प्राइस का होगा तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड इस्तेमाल होगा और जब इफेक्ट अदर फैक्टर का होगा तो राइज और फॉल का वर्ड इस्तेमाल होगा। अच्छा जनाब, तो अभी राइज और फॉल इन डिमांड को या चेंज इन डिमांड को हम शेड्यूल की मदद से समझते हैं। प्राइस बेशक रिमेन्स कांस्टेंट है लेकिन हमें यहां शो तो करनी पड़ेगी। एक तरफ हमने रख दिया प्राइस ऑफ मिल्क, लेट्स सपोज, ऑल्दो नेसेसिटी है लेकिन समझने के लिए हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। दूसरी तरफ हमने रख दिया क्वांटिटी, डिमांड ऑफ मिल्क। फिर यहां हम लिख देंगे राइज इन डिमांड और यहां लिख देंगे फॉल इन
डिमांड। लेट से जनाब मिल्क की प्राइस है 100 रुपीज पर लीटर। समझाने के लिए बता रहा हूं, इनकम का इफेक्ट यूजुअली मिल्क पर होता नहीं है, लेकिन हम तो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं चेंज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट को। 100 रुपीज पर लीटर है, आप लेते हैं 2 लीटर्स पर डे। आपकी इनकम बढ़ जाती है, मिल्क की प्राइस कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अब आपने 3 लीटर्स लेना शुरू कर दिया, इनकम बढ़ गई है तो मिल्क मेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा देते हैं। और लेट से इनकम कम हो जाती है तो उसको हमने कर दिया 1 लीटर पर डे, जो हम इस्तेमाल करते हैं डिज़र्ट्स वगैरह में या अदर मिल्क मेड प्रोडक्ट्स हैं। अपनी इनकम कम होने की वजह से हमने उसकी कंजम्पशन को कम कर दिया। तीनों केसेस में आप देखें कि प्राइस को मैंने 100 रुपीज़ रखा हुआ है, क्योंकि कंडीशन है चेंज इन डिमांड में, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जनाब जो है वो प्राइस कांस्टेंट है। फिर इसी को ग्राफिकली देखेंगे, बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसके ग्राफ में डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, इसीलिए उसको शिफ्ट इन द डिमांड कर्व के नाम से भी याद किया जाता है। अच्छा, एक्सिस पर हम वही वेरिएबल्स रखेंगे जो वेरिएबल्स हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में रखे थे। इम्पैक्ट अंदर दिखाएंगे इनकम का या किसी और फैक्टर का। वही प्राइस वाई एक्सिस पर आएगी और वही क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पर आएगी। प्राइस आपकी 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो 100 एक ही बार यहाँ पर आ जाएगा। डिमांड्स 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो ऑफ कोर्स असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 1, 2 और 3। अब इसका एक आसान तरीका यह है कि सिंपली आप देखें प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड चेंज हो रही है, और ग्राफ का रूल है कि जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो प्राइस कांस्टेंट है, लिहाजा मैंने उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप कहेंगे वर्टिकल क्यों नहीं किया? तो जनाब वर्टिकल इसलिए नहीं किया कि हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि प्राइस कांस्टेंट है। अब इसको जो है वो ज्वाइन करते जाएं। प्राइस 100 रुपये है, डिमांड है 2 लीटर्स, एक पॉइंट मिला, डिमांड कर्व ड्रॉ कर देंगे। डिमांड कर्व को नाम दे दिया डी, पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट ए। प्राइस उसी 100 रुपये पर अब आप 3 लीटर खरीद रहे हैं, तो इसी 100 को किससे मिला देंगे? 3। एक और पॉइंट मिला, एक नया पॉइंट है, एक नया रिलेशन है। एक और डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया डी, 1 पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट बी। प्राइस कांस्टेंट है, आपकी इनकम कम हो गई, आपने उसी 100 रुपये पर अब 1 लीटर मिल्क परचेज किया, एक और पॉइंट मिला, एक और डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया डी, 2 पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट सी। हमारा जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है वो डी है, यानी 100 रुपये प्राइस पर इनिशियली हम 2 लीटर परचेज कर रहे थे। हमारी इनकम बढ़ी, हमारी डिमांड 2 से 3 हो गई, इसका मतलब हमारी डिमांड्स बढ़ी, तो ये हो गया राइज इन डिमांड। ज़्यादा खरीदा तो राइज इन डिमांड के आगे क्या लिख देंगे? ग्राफिकली ए टू बी। और जब हमारी इनकम कम हुई तो अब हमने 2 से 1 लीटर खरीदना शुरू कर दिया। चाहे तो यहाँ लिख दें कि जनाब जो है वो इनकम कम हुई है, और यहाँ लिख दें कि इनकम बढ़ी है। तो ये आप ए टू सी आ गए, और ये हो जाएगा फॉल इन डिमांड। अच्छा, इसमें यूं भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपका डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व से फॉरवर्ड आएगा, दिस इज बेसिकली नॉन एज फॉरवर्ड शिफ्टिंग। तो जब आपका डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए तो ये कहलाएगा राइज, और जब आपका डिमांड कर्व ए से सी ओरिजिनल डिमांड कर्व से आप बैक जा रहे हैं तो दिस इज नॉन एज बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो आप लिख सकते हैं यहां पर भी कि राइज इन डिमांड जनाब कब हो रहा है? जब इनकम बढ़ रही है, और इनकम के बढ़ने से आपकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, और आपका जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और फॉल इन डिमांड कब हो रहा है?
कि जब आपका डिमांड कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल चेंज इन डिमांड और शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। तो बेटा इसको बहुत गौर से ग्राफ को समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको रिवाइंड करें, राइज एंड फॉल को समझें, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को समझें। इसके बाद जब ये वीडियो अपलोड कर दी जाए, आपके कोई सवालात हो तो आप बेशक व्हाट्सएप ग्रुप पर या जिन जिन मकामात पर वीडियो अपलोड की जाए वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।